Hello friends, welcome back to my YouTube channel Commerce and V. Today we are going to discuss the topic financial market and its type. So let's start today topic फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। मार्केट वर्ड से हम क्या समझते हैं। मार्केट एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे बायर और सेलर मीट करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एक पर्सन है उसके पास सरप्लस में अमाउंट है और एक पर्सन है जिसको रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे वो दोनों पर्सन्स अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी नीड्स, अपनी वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए मीटअप करेंगे। उस प्लेस को हम मार्केट कहते हैं बेसिकली। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे एक्सचेंज होता है, जहाँ पे डील होती है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर फाइनेंशियल एसेट्स होती क्या है। हमने एसेट्स तो वर्ड सुना हुआ है। एसेट्स का मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ जिस पे हमारा हक है, जिस पे हमारा अधिकार है, पोजेशन है। लेकिन ये फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती हैं। होते हैं जिसमें हम अपने शेयर्स को इंक्लूड करते हैं, बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स को। ये बेसिकली टाइम के बेस पे होती हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। अब फाइनेंशियल मार्केट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं, जनरली 1 ईयर के लिए। इसकी मैच्योरिटी डेट बेसिकली मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होती है और मिनिमम 1 डे भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें हम पैसा लगा सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न पा सकते हैं। जैसे हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल। टी बिल्स भी इसको हम बोलते हैं। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। ट्रेजरी बिल्स कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे इशू करती है जनरल पब्लिक के लिए, ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफ़िल कर पाए। इनको आरबीआई इशू करती है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जो है हमारा गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और इनका मैच्योरिटी पीरियड 14 डेज़ का भी हो सकता है, 91 डेज़ का भी हो सकता है, 182 डेज़ का भी हो सकता है और 364 डेज़ का भी हो सकता है। मतलब मैक्सिमम हम ये कह सकते हैं कि 1 ईयर के लिए इसे इशू किया जा सकता है। ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है बहुत ज़्यादा लिक्विड है नेचर में। लिक्विड नेचर में होने का क्या मतलब है कि इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ऐसा क्यों है, क्योंकि आरबीआई इसे इशू करती है और आरबीआई इसको लेने के लिए तैयार रहती है। और आरबीआई इसको लेने के लिए तैयार है अगर हम इसको बेचना चाहते हैं। एक बार किसी पर्सन ने इस इंस्ट्रूमेंट में पैसे इन्वेस्ट कर लिए, अब वो इसको आगे सेल आउट करना चाहता है, तो आरबीआई उसको लेने के लिए तैयार है। तो इसमें रिस्क का एलिमेंट भी मिनिमम है। रिस्क हो ही नहीं सकता ऐसी सिक्योरिटी में। जब हमारा मन करेगा हम उसे सेल कर सकते हैं। और मिनिमम अमाउंट क्या होता है ट्रेजरी बिल का 25,000। मतलब मिनिमम इस अमाउंट में हम अपने टी बिल्स को इशू करा सकते हैं और इसी के मल्टीपल में हम अपने टी बिल्स को इशू कराते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी इशू करती है अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, बेसिकली अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए। अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है। फ्लोटेशन कॉस्ट होता है जब कंपनी कुछ एक्सपेंडिचर इंकर करती है अपनी सिक्योरिटी को इशू करने के लिए, बेसिकली शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, इनको इशू करने के लिए जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो उसे नाम दिया गया है फ्लोटेशन कॉस्ट। अब जैसे एक वेल रेप्यूटेटेड कंपनी है, उसे अपने शेयर्स इशू करने हैं। अब शेयर इशू करने में बहुत सारा पैसा चाहिए, जैसे ब्रोकरेज हमें देनी पड़ेगी, कमीशन, अंडरराइटर कमीशन देनी पड़ेगी। अच्छा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कराने के लिए हमें अमाउंट चाहिए, कॉस्ट उस पर भी इंकर करनी पड़ेगी। तो इन सभी पैसों की नीड को हमें फुलफ़िल करने के लिए कॉमर्शियल पेपर को इशू करना होगा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 5 लाख रुपीज़ और ये मिनिमम 15 डेज़ टू 12 मंथ के लिए इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉल लोन। कॉल लोन क्या होता है।
बैंक को, जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको कुछ रेट्स मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं आरबीआई के साथ, सेंट्रल बैंक के साथ, जैसे सीआरआर, एसएलआर। अब ये सीआरआर क्या होता है? कैश रिज़र्व रेशियो, मतलब इतना कैश तो बैंक के पास मिनिमम होना ही चाहिए हर टाइम। अगर बैंक के पास इतनी लिमिट में अगर कैश नहीं है तो बैंक क्या कर सकता है, दूसरे बैंक से वो बोरो कर सकता है उस कैश को, और अपनी मिनिमम नीड को, अपने मिनिमम रेट को मेंटेन कर सकता है। ये कॉल लोन इंस्ट्रूमेंट हमारा बैंक यूज़ करते हैं बेसिकली। दीज आर जनरली यूज बाय कमर्शियल बैंक टू मेंटेन द सीआरआर विद आरबीआई। मैच्योरिटी पीरियड इसका 1 दिन का भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के लिए हो सकता है। लोवेस्ट अमाउंट जिस पे हमारा कॉल लोन इशू हो सकता है वो है 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपीज़। और इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा बोरो करने पे वो हमारा R to R वेरी करेगा। अगर कोई बैंक है उसने सिर्फ कुछ घंटों के लिए भी अगर लोन लिया है तो उसको उन आवर्स के बेसिस पे ही इंटरेस्ट पे करना होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है हमारा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंडोर्समेंट के मेथड से। जैसे हमारे चेक्स होते हैं, चेक्स हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसे बैंक इशू करते हैं, कॉमर्शियल बैंक या इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके अंडर आएगा आईसीआईसीआई बैंक, सिडबी, आईएफसीआई, आईडीबीआई, एक्सिम बैंक। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इशूड टू इंडिविजुअल, एसोसिएशन, कंपनीज, कॉरपोरेशन एट्सेट्रा। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मिनिमम अमाउंट होता है 5 लाख और इसका मैक्सिमम अमाउंट हमारा जा सकता है 25 लाख। मतलब एक इन्वेस्टर है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 25 लाख तक ले सकता है, उसे ऐसे ऐसे 5 डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिल सकते हैं। अब इसका डीलिंग प्रोसेस क्या रहता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमारा बेसिकली 91 डेज से 1 ईयर तक इशू हो सकते हैं और ये इशू होते हैं हमारे डिस्काउंट पे। एक इन्वेस्टर इन्हें ट्रांसफ़र कर सकता है 45 डेज़ के बाद। मतलब अगर उसे वो उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए तो आगे वो उसे ट्रांसफ़र कर देगा 45 डेज़ के बाद, एंडोर्स कर देगा किसी और पर्सन को। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल भी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। ये भी ट्रांसफ़रेबल है, इसको भी हम एंडोर्स कर सकते हैं। इसमें बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जो सेलर होता है वो बिल ड्रॉ करके देता है और बायर उससे क्रेडिट पे गुड्स को परचेज़ कर लेता है। अब अगर इस टाइम पीरियड के बिटवीन, जब तक उसको बायर पैसे नहीं दे देता और सेलर को अगर उस टाइम पीरियड के बिटवीन पैसों की नीड है, पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो सेलर बैंक में जाके उस बिल को डिस्काउंट करा सकता है और बिल डिस्काउंट करा के पैसे ले सकता है। और जब ड्यू डेट आएगी तो बायर डायरेक्ट बैंक से ट्रांजैक्शन करेगा, बैंक को पैसे दे देगा। इस तरह से बायर और सेलर दोनों का काम चल सकता है। नेक्स्ट है हमारी कैपिटल मार्केट। अभी हमने पहले हमारी मनी मार्केट को पढ़ा था। मनी मार्केट में बेसिकली हम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए डील करते हैं, लेकिन जो हमारी कैपिटल मार्केट होती है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करती है, जो 1 साल से ज़्यादा होता है जिनका टाइम पीरियड। अब अगर टाइम पीरियड इतना ज़्यादा है, इतने टाइम के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, तो उन पैसों के साथ रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ इस मार्केट में रिस्क भी ज़्यादा होता है, जबकि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है वो जनरली लो होती है। जो हमने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे उन सब में मिनिमम हमारी कहीं पे 25,000 थी, कहीं पे 5 लाख थी, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू यूनिट ऑफ सिक्योरिटी है वो जनरली लो होती है। कैपिटल मार्केट के अब आगे 2 टाइप हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में बेसिकली क्या होता है, फ़र्स्ट टाइम हम अपनी सिक्योरिटी में डील करते हैं। अगर कोई कंपनी है वो फ़र्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू करेगी। इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, आईपीओ निकालती है कंपनीज अपना।
प्राइमरी मार्केट में डील करने के लिए कंपनी के पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। पहले हम ये समझेंगे ये मेथड्स हमें चाहिए क्यों है, इनका क्या पर्पज़ है, और आगे समझेंगे इन मेथड्स को, हमें इन मेथड्स की नीड क्यों होती है। कंपनी लार्ज स्केल पे वर्क करती है तो कंपनी को कैपिटल भी लार्ज लेवल पे चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप। तो कंपनी इतना सारा पैसा लाएगी कहाँ से। कंपनी बेसिकली क्या करती है, शेयर्स इशू करती है या फिर और अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है जिसके बेसिस पे उन्हें पैसा मिलता है। अगर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो कंपनी उन शेयर से पैसा लेती है, मतलब एक एक शेयर को बेच के उन शेयर होल्डर से पैसा लेगी और फिर उन शेयर होल्डर्स को उसके बदले में डिविडेंड देगी पर ईयर, जो उन्हें रिटर्न्स मिलेंगी शेयर होल्डर को बेसिकली। तो हमारा पहला मेथड है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू का मतलब है कि एक ऐसा मेथड जिसमें कंपनी अपनी एक प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी और जनरल पब्लिक को इनवाइट करेगी कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स को परचेज करो। नेक्स्ट है हमारा ऑफर फॉर सेल। बेसिकली क्या होता है, जब कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को इंटरमीडिएटरी को सेल कर देती है फिक्स प्राइस पे। इंटरमीडिएटरी का मतलब है ब्रोकर्स को जब कंपनी अपनी सिक्योरिटी सेल कर देती है, अपने शेयर सेल कर देती है एक फ़िक्स प्राइस पे। अब आगे ब्रोकर का काम है कि वो शेयर होल्डर्स को आगे सिक्योरिटी सेल करे। ऐसा करके कंपनी जितना भी ये वर्क है उन सब से बच जाती है, फ्री हो जाती है और अपना मैनेजमेंट में टाइम इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में बेसिकली कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या फिर ब्रोकर को। जनरल पब्लिक को नहीं देगी, सीधा ब्रोकर को दे देगी या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे देगी। वो आगे इन सिक्योरिटीज़ को कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स को सेल आउट कर देंगे हायर प्राइजेस पे। ऐसा बेसिकली हम तब करते हैं जब हमें चीपर मेथड चाहिए होता है फंड रेज करने के लिए। नेक्स्ट है राइट इशू मेथड। वो कंपनीज़ यूज़ करती हैं जिन्होंने पहले अपने शेयर्स इशू कर रखे होते हैं। बेसिकली ऐसी कंपनीज़ जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती हैं और कुछ नए शेयर्स मार्केट में लेके आती हैं। अब नए शेयर्स अगर मार्केट में आएंगे तो सबसे पहले वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये ऑफ़र देंगी कि वो आके ख़रीदें उन शेयर्स को, नए शेयर्स को। तो इसी को ही हम राइट इशू बोलते हैं। शेयर होल्डर के पास राइट होता है या तो वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले या फिर इस ऑफ़र को रिजेक्ट करके नए शेयर होल्डर को कंपनी में आने दे। नेक्स्ट है ई आई पी ओ का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक इशू। इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक इशू मतलब कंपनी इशू कर देती है अपनी सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, मतलब इंटरनेट के थ्रू। आजकल वैसे भी जितने भी शेयर्स में डीलिंग होती है बेसिकली इंटरनेट के थ्रू ही होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग ब्रोकर के थ्रू अपनी डीलिंग करें। कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है इंटरनेट के थ्रू कॉन्टेक्ट करके स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से। स्टॉक सेबी में जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है उनको अपॉइंट किया जाता है इस काम के लिए ताकि वो एक्सेप्ट कर सकें एप्लीकेशंस को, और इन ब्रोकर्स के साथ कंपनी अपने रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट कर देती है ताकि सक्सेसफुली फंड रेज हो सके। अब ये सब मेथड थे जिनके बेसिस पे हमारी प्राइमरी मार्केट में फ़ंड रेज हो सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटीज़ को सोल्ड करते हैं सेकंड टाइम। बेसिकली वो पहले एक बार सोल्ड हो चुकी हैं, एक बार पहले उन सिक्योरिटीज़ में डील हो चुकी है। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को जब हम ब्रॉट और सोल्ड करते हैं वो हम सेकेंडरी मार्केट के थ्रू करते हैं। इसमें इंटरवेंशन नहीं होता इशूइंग कंपनी का, इसमें बेसिकली रेगुलेशन होता है सेबी का, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। हम द ओनली डिफरेंस इन बोथ द मार्केट इज़ सेकेंडरी मार्केट में हम एक सिक्योरिटी को n नंबर ऑफ़ टाइम तक सोल्ड कर सकते हैं, मतलब हमारे पास अनलिमिटेड
टाइम होता है कि हम उस सिक्योरिटी को सोल्ड करें। लेकिन हमारा प्राइमरी मार्केट में ऐसा नहीं होता। प्राइमरी मार्केट में हमारी सिक्योरिटी इनिशियल अलॉटमेंट में ही सोल्ड आउट हो जाती है। तो ऐसा करने से सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होती है। लिक्विडिटी, एज आई एक्सप्लेन अर्लियर, कन्वर्जन इनटू कैश। सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को एक पर्टिकुलर प्लेस मिल जाता है बेसिकली, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। यही एक जगह है जहाँ पे बायर और सेलर अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर नाउ। If you really like this video, hit the like button, comment down below, and don't forget to share it with your friends. Thank you.